भाजपा का फेवरेट एनिमी कौन है? सबसे पसंदीदा दुश्मन पाकिस्तान। और वो शायद इसलिए कि वो उसके अंदर अपनी तस्वीर देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, मुझे दोनों में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करने के लिए या लोगों के मन में बैठाने के लिए जो देश का डोमिनेंट नैरेटिव है उसको कमज़ोर करना पड़ेगा और उसका प्रयास किया गया है। कोई कैसा ही है, अच्छा बुरा भ्रष्ट साफ सुथरा, आप हर व्यक्ति को लेने के लिए तैयार हैं आज के दिन। और सिर्फ लेने के लिए तैयार नहीं, उनको आप पद दे रहे हैं, उनको आप राज्यसभा की सीट्स दे रहे हैं। अग्निवीर का मुद्दा कभी डिफेंस कमेटी के सामने भी नहीं लाया गया। मुझे अखबार से पता लगा था कि अग्निपथ नाम की योजना लागू होने जा रही है। हो सकता है ये इतनी पार्टियों को जो तोड़ने का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है कि एक पार्टी को दो बार तोड़ने का, सरकारों को गिराने का, अगर इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप में तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। नेहरू को एज ए विलेन प्रेजेंट कर रहे हैं और गठबंधन सरकार से खत्म होने के बाद भी जिस प्रकार के बयान आए हैं उसमें तो बिल्कुल बहुत अच्छे वातावरण के बयान हैं सारे। नहीं तो कोई गठबंधन टूटे, सरकार से किसी को निकाला जाए, उस समय कोई कड़वाहट हो, कुछ हो, उस तरह कुछ भी नहीं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। यह है द रेड माइक एक्सक्लूसिव। अच्छा, आप देख रहे होंगे चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करने वालों की कहा जाए लाइन लगी हुई है। अभी हाल ही में देखा आपने, रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस के सांसद है वो बीजेपी चले जाते हैं। फिर वो रिंकू जालंधर से सांसद थे आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी चले जाते हैं। जयंत चौधरी गठबंधन तोड़ देते हैं, वो अलायंस में आ जाते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो जाते हैं। तो बीजेपी में हर रोज़ कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा होता है और नाम बड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है, हिम्मत दिखाई है। उसमें से एक नाम है बृजेंद्र सिंह जी का। अब बृजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में। बृजेंद्र सिंह जी हिसार से बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ी। इनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल फैमिली है इनकी। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनको सब जानते हैं, छोटू राम जी, सर छोटू राम जी। उनका कंट्रीब्यूशन किसानों के लिए किसी से छुपा नहीं है। तो ये वो परिवार है। सर थैंक यू, आपने हमसे बात की। थैंक यू सर। रोज़ एक मैसेज आ जाता है कि एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइन कर रही है बीजेपी, और बाद पता चलता है ये ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे दौर में जब बीजेपी सबको ज्वाइन करा रही है और बीजेपी में अशोक चौहान चले गए जिनको आदर्श घोटाले के लिए बीजेपी कैंपेन चलाती थी, सबको बीजेपी ने धोखे ले लिया। आप कैसे निकल आए वहाँ से? नहीं, मेरे कारण दूसरे थे। मेरा कारण जो है वो आप उसको संज्ञा देना चाहें तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं था। मेरा कारण तो मुख्यतः ये था कि जो मेरी सोच है खुद की, उसको आप आइडियल्स कह लीजिए या किसी हद तक आइडियोलॉजी की भी संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आ तो गया था 2019 में जब मुझे पूछा गया, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से था तो इच्छा हमेशा से थी, लेकिन सरकारी नौकरी में भी था तो कभी उस तरह का संयोग नहीं बैठा था या मौका नहीं मिला कि मैं राजनीति में आऊँ। तो जब मुझे मौका मिला तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं गया कि मैं वहाँ सहज हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, मेरे मतलब की पार्टी है या नहीं है। और जब मुझे पूछा गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और उस समय संयोग भी ऐसा था कि चुनावी माहौल ऐसा बना, आपको पता ही है जो दो घटनाएं हुई थी मुख्यतः पुलवामा और बालाकोट वाली, और उसके बाद एक तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते, मुझे भी उसका पूरा लाभ हुआ। और एक हिसाब से मेरी पॉलिटिकल एंट्री एक बहुत बड़ी जीत के साथ हुई। लेकिन उसके बाद ईमानदारी की बात है, मैं बहुत जल्दी असहज हो गया था पार्टी में। अगर मैं आपके साथ इस बात का खुलासा करूं कि जब 370 के ऊपर जब डिबेट हुई थी और जो उस डिबेट ने रंग लिया खासतौर पर सरकारी पक्ष की तरफ से, मुझे वो बहुत अखरी थी। क्योंकि उसमें 370 का कम और जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस ने देश का क्या किया क्या नहीं किया वो उसके ऊपर ज़्यादा थी। तो मैं उससे बड़ा मुझे तभी लगना शुरू हो गया था कि ये कब तक चल पाएगा।
और उसके बाद खैर चलिए, क्योंकि आप नए नए जीत के आए हैं तो नए नए संसद में पहुँचे हैं, नई पारी शुरू की है आपने ज़िंदगी की, सो आई ट्राई टू एडजस्ट। लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि उसके बाद जिस प्रकार के कुछ सरकारी फैसले आए, वो फैसले ऐसे थे जिनका सीधा सीधा प्रभाव या दुष्प्रभाव, जैसे भी आप उसको देखना चाहें, वो हमारे प्रदेश के लोगों पर और पूरा जो ये वाइडर रीजन जिसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोलते हैं, उस पर सीधा डायरेक्ट हिट था। कौन से निर्णय थे? पहले 2020 में आया आपका जो 3 कृषि कानून आए वो थे। उससे तो खास तौर पे जो हरियाणा पंजाब की पूरी एक पूरा एग्रेरियन सिस्टम जो बना है, और वो सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन से बना है, वो करीब 90 साल से वो सिस्टम इन प्लेस है। 1930 के आसपास से ये सिस्टम बनना शुरू हुआ था, APMC वगैरह का, और सारा मंडी सिस्टम जो सेटअप हुआ, सरकारी प्रोक्योरमेंट हुई, और जो एक आपका कह सकते हैं कि किसान का जो एक्सप्लॉयटेशन था उससे निकालने का जो एक वो प्रयास था, और उसको गति फिर आगे मिली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि तब सरकारी खरीद फॉर्मलाइज हो गई जी, MSP वगैरह के माध्यम से। तो वो सीधा सीधा उसके ऊपर एक अटैक था। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत एक्यूट है, और कोई ना कोई रास्ता तो नया निकालना पड़ेगा। जो पुरानी व्यवस्था थी वो एज इट इज़ नहीं चल सकती, और ये डिस्ट्रेस जो है इसको करीब 2.5 दशक हो गए हैं, 20-25 साल से एग्रीकल्चर। वो डिस्ट्रेस तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी है। तो वो इट हैज प्लेटोड, दैट ग्रीन रेवोल्यूशन थिंग हैज प्लेटोड। सो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ हल तो उसका निकालना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में असली चीज़ जो अखरती थी वो ये थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पिक्चर में ही नहीं थे। स्टेक होल्डर तो सड़क पे आया, और सड़क पे आया तब उसका संज्ञान लिया गया, और उसके बाद किस प्रकार की संज्ञा उनको दी गई, किस प्रकार के नाम उनको दिए, आतंकवादी, मतलब कुछ कसर ही नहीं छोड़ी, उग्रवादी, कुछ कसर ही नहीं छोड़ी। तो वो चीज़ें सारी बहुत आहत करती थी। उसके बाद फिर अगले साल आपका अग्निवीर का मुद्दा आ गया, और उसमें रोचक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर रहा हूँ पूरे 5 साल। अग्निवीर का मुद्दा कभी डिफेंस कमेटी के सामने भी नहीं लाया गया। मुझे अखबार से पता लगा था कि अग्निपथ नाम की योजना लागू होने जा रही है, और तो दोबारा वही बात कि उसका सीधा सीधा असर इस इलाके पे होता है, किसानों के बच्चों पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में जो फौज में जो लोग जाते हैं वो यहाँ से हैं, और हमारा तो पूरा जो सामाजिक ताना बाना है वो खेती और फौज के इर्द गिर्द बना हुआ है, सामाजिक या आर्थिक जैसे भी उसको आप खेलें। और तीसरा फिर ये जो महिला रेसलर्स थी, इनका मुद्दा था। तो ये 3 तो वो सरकार की वो चीज़ें थी, उनको आप पॉलिसीज़ कह लीजिए या सरकारी एक्शन कह लीजिए, जो बिल्कुल कहीं से भी हमसे किसी प्रकार से उसका इत्तेफाक ही नहीं था। तो वो जो एक मेरी असहजता व्यक्तिगत तौर पे या वैचारिक तौर पे थी, वो इन 3-4 चीज़ों की वजह से और ज़्यादा पुख्ता हो गई। और यहाँ पे मैं दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे तो ला ही नहीं रहा, वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन ये तो बिल्कुल वो चीज़ें थी जो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से हमारे को अफेक्ट करती थी, और मैंने और मेरे पिताजी ने जितना हो सकता था हम मुखर होके इस बात पे आए भी, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं थी। मतलब अग्निपथ की स्कीम डिस्कस ही नहीं हुई थी, डिफेंस कमेटी में भी नहीं आई, आपको बुलाया भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया। आप सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सांसद थे, कुछ नहीं। देखिए अब मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना वो जो एक प्रोटोकॉल है वो निभाया है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई भी चर्चा जो होती है वो बाहर डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि अब ये सब हो चुका, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो एटलीस्ट अब मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि वो डिफेंस कमेटी में कभी डिस्कस नहीं हुई। दूसरा सर, दूसरी एक और बात, पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ, उसके फिर मैं 2-3 चीज़ों में बात करूँगा आपसे। सरकार में जेजेपी थी, दुष्यंत चौटाला थे, उनसे भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था कि वो सरकार में है, और अब तो वो दुष्यंत चौटाला को बाहर कर दिया है। देखिए जेजेपी का जो बीजेपी से अलायंस था वो जिस समय बना उस समय ज़रूरत थी शायद बीजेपी को, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं आई थी। क्लेम तो बहुत किया गया था कि 75 पार या इस तरह की बात थी, लेकिन 40 सीट आई थी 90 में से। तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाता कि शायद उस समय इनको ये था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए बजाय इंडिपेंडेंट्स के अगर पूरी पार्टी एक 10 मेंबर की आपके साथ अलायंस में आ जाए तो उसको रख लें।
तो वो अलायंस चला और पूरा चला, लेकिन पिछले कम से कम 1.5 साल के आसपास से, या हो सकता है ज़्यादा भी हो, हम तो इस पर बिल्कुल मुखर थे, पार्टी के अंदर भी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, कि ये जो अलायंस है ये बीजेपी के लिए प्रदेश में घातक है। ये ठीक है, आपको आज के दिन सुविधा लग रही है इससे, क्योंकि सरकार आपकी बड़ी स्मूथली चल रही है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन बन रही थी वो तो ये थी कि वो जो पार्टी है उसका अपना जनाधार तो ख़त्म होता जा रहा था, और जो बीजेपी का जनाधार उन इलाकों में था जहाँ पे जेजेपी थी वो वैसे ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि सत्ता सीन तो दूसरा पक्ष है, और आप सत्ता में होते हुए भी आपके वर्कर्स और नेता जो हैं उनकी कोई पूछ नहीं हो रही। तो वो एक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स के हिसाब से वो एक कारण है। बट जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए जो ज़्यादा कंपेलिंग चीज़ें थी वो तो ये थी कि मैं, देखिए, अब 51 साल का हूँ। 5 साल पहले जब मैं आया तो ये सोच के आया था कि 20-25 साल सार्वजनिक जीवन में दूंगा या राजनीतिक जीवन में दूंगा। तो मेरी सोच अंत में तो ये थी कि अगर मुझे इसमें 20 साल रहना है, 25 साल रहना है, तो मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ मैं कंफर्टेबली ना हूँ। तो मेरा छोड़ने का असली कारण तो वो है। और उसके पीछे, जैसे मैंने कहा, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी, उससे मेरी वो कन्विक्शन जो थी वो और पक्की हो गई कि हाँ, नहीं चल सकता। बीजेपी ने आपको अपना लिया था और ये फेल्ट आउटसाइडर की, वहां भी लगा कि नहीं, तो बाहर कांग्रेस से इनके पिताजी आए हैं और ये इनका तो वो, वैसे तो बीजेपी में बहुत सारे लोग अब तो बहुत सारे आउटसाइडर ही हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा से लेकर के उनके कितने एमपीज, मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सब आउटसाइडर्स ही हैं। बट आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था? देखिए, ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, मुझे पार्टी से या उनके नेताओं से या जो मेरे साथ पार्लियामेंटेरियंस थे, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी पर्सनल लेवल पे सबसे ठीक ठाक थी। लेकिन बीजेपी का जो नेचर है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो दूसरा है। वो बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कार्डर बेस्ड पार्टी है, और उसमें किसी आउटसाइडर के लिए इनसाइडर बनना, वो शायद एक विरला हेमंत कुमार ही होंगे, बिस्वा शर्मा जो हैं, जो उसमें इस तरह से घुल मिल पाए हैं। अन्यथा कोई भी लोग कहते हैं कि हेमंत बिस्वा भाजपाइयों से ज़्यादा शायद उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए वो करना पड़ रहा है। अन्यथा मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ निजी तौर पे, जो बाहर से किसी दूसरे दल से, किसी दूसरी पार्टी से जो बीजेपी में आए हैं, भले ही उनको पद और प्रतिष्ठा बहुत मिली हो, लेकिन सही मायने में उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ हो या पार्टी के अंदर उनकी स्वीकार्यता हुई हो, उसके बारे में तो मुझे शक है। चलिए, अच्छा सर, ये बताइए, आप सांसद थे, बीजेपी में सांसदों की कितनी सुनी जाती है डिसीजन मेकिंग में? मतलब मैं तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बात बोलो, मुझे तो पता ही है, मैं अक्सर कुछ सांसदों से मिलता हूँ तो कहते भाई हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हमारी सुनी नहीं जाती। मुझे लगता है कैबिनेट मंत्रियों की बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, ये भी कहा जाता है। नहीं, सुनने में आता है, लेकिन देखिए, मेरा जितना भी लिमिटेड स्फीयर था काम करने का, कम से कम मुझे उसमें कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, चाहे वो पार्लियामेंट में बात रखने की बात हो। एक चीज़ तो ये कि मैंने कभी भी किसी विशेष मुद्दे पे बोलने के लिए या कोई बिल जो आता था, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता था। मेरे को आम तौर पे पार्टी ने, उन्होंने अपने विवेक से बहुत टाइम दिया बहुत मुद्दों पे बोलने का। इसी प्रकार से मेरे को कभी, जो मैं क्योंकि कमिटीज़ का मेंबर भी था, कभी मेरे को पार्टी की तरफ से ये संदेश नहीं आया कि आप कमिटीज़ में बहुत तीखा बोलते हैं, सरकार की आप बहुत खिंचाई करते हैं, ज़रा इस पर अपना हाथ खींचिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अदरवाइज़ पता लगा कि कई सांसदों के पास इस तरह के मैसेज आए, मेरे पास ऐसा कभी नहीं आया। तो उस नाते में मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि पार्लियामेंट्री वर्क का जहाँ तक सवाल है वो ठीक है, लेकिन जिन 3-4 मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उस पर आप बोल ही नहीं सकते हैं। अग्निवीर पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, 370 पे नहीं बोल सकते तो वो उस टाइप की चीज़ें हैं कि महिला रेसलर्स पे नहीं बोल सकते, जो बड़े मुद्दे हैं वो उसमें नहीं बोल सकते, उसमें नहीं। और मुझे कहा भी जाता तो मैं उस पर जो पार्टी की लाइन थी उसके हिसाब से शायद मैं बोलने में बहुत अनकंफर्टेबल होता, तो मैं खुद भी नहीं बोलना चाहता था। आपने जो कि जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, एक फैशन बन गया जवाहरलाल नेहरू को गाली देने के लिए कि नेहरू ने देश के लिए कितना गलत कर दिया, नेहरू ने पाकिस्तान अलग कर दिया, नेहरू ने तो हिंदुओं के साथ गलत किया, इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बांट दिया, महात्मा गांधी का ब्रेन वॉश कर दिया, पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि नेहरू को जितनी गाली पड़ी है उतनी तो उस देश में जिन्ना को भी नहीं पड़ रही होगी। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, बोले तो ठीक है, लेकिन मैं इसमें
क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही इतिहास का रहा हूँ, तो जितनी भी मेरी समझ है, बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करने के लिए या लोगों के मन में बैठाने के लिए जो देश का डोमिनेंट नैरेटिव है उसको कमज़ोर करना पड़ेगा, और उसका प्रयास किया गया है। और वो नैरेटिव में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो जवाहरलाल नेहरू है। सो इसीलिए जो पूरा एक ख़ास तौर पे वैचारिक ढांचा जो पहले आज़ादी की लड़ाई के समय में जिसके ऊपर विचार हुआ, जो तैयार किया गया, और उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट करके देश को चलाया गया और पूरे देश को इकट्ठा रखा गया, तो ये वो चीज़ें हैं जो नेहरू और उनके समय के जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स थे, ऑफ कोर्स ये सारा महात्मा गांधी जी की छत्रछाया में हुआ, लेकिन गवर्नेंस का जो काम है ख़ास तौर पे, क्योंकि गांधी जी अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी उनको असैसिनेट कर दिया गया था आज़ादी के बाद। तो जो बड़े बड़े जितने लोग थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो अंबेडकर साहब थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, तो एक देश को किस प्रकार से देश का स्वरूप दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश इकट्ठा रहे, बना रहे, वो चीज़ खास तौर पे आज का युवा वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता उसको। एक तो कारण ये है कि वो पढ़ना नहीं चाहता, व्हाट्सएप की 2-4 लाइनों से या फेसबुक के 2-4 उसमें भी वो रील्स ही देखते हैं, ये नहीं कि कोई घंटा सवा घंटे का इंटरव्यू देख लें। और दूसरा जो प्रोवोकेटिव चीज़ें हैं, जो जिससे उत्तेजना पैदा हो, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो ठीक है, अब नेहरू को एज ए विलन प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग यदि उसके बैकग्राउंड में जाके नहीं देखेंगे और वही चीज़ बार बार फीड होगी सोशल मीडिया की, तो उनकी एक खूबसूरती ये भी है, कोई चीज़ आप एक बार देखना शुरू कर दो आपको बार बार उसी की फ्लडिंग मिलती है उसके बाद। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि समझने की बात ये है कि जो 1947 और इसके आसपास के जो 4-5 साल हैं, उस समय में दुनिया के बहुत से देशों में जो कॉलोनियलिज्म था या इम्पीरियलिज्म था वो ख़त्म हुआ। और यदि आप दुनिया का नक्शा उठा के देखेंगे, ज़्यादातर देश जिनको उस समय में आज़ादी मिली, उसके बाद या तो वो विखंडित हुए, या वहाँ पे तानाशाही आई देर सवेर, या वहाँ की आर्थिक अवस्था इतनी बदतर हुई कि वो आज के दिन किसी श्रेणी में ही नहीं। उस सूरत से यदि आप भारत को देखेंगे कि भारत तो उन देशों के मुकाबले में हर हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा उसकी जो विभिन्नता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं, तो उसको किस तरह से संभाला गया उस विकट समय में, और हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार की विभाजनकारी शक्ति को ना पैदा होने दिया गया। खैर पैदा तो हुई होंगी, लेकिन उनको पनपने नहीं दिया गया। ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आज का बच्चा शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे आभास ही नहीं है कि हम 75 साल पहले की स्थिति में थे। नैरेटिव 70 साल तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब 2014 से पहले तो देश था ही नहीं। उस तरह का नैरेटिव गढ़ा इसीलिए जा रहा है क्योंकि एक वो जमात जिसकी उस पूरे संघर्ष में कोई योगदान नहीं था, अब उसमें अपना योगदान तो दिखाएं कैसे। जिनका योगदान था उसको रन डाउन करने का प्रयास चल रहा है, और एक संख्या है लोगों की जो उस विचारधारा से कह लीजिए या उस प्रोपेगेंडा से प्रभावित हैं आज के दिन। हरियाणा की बात करें और ऑन द होल कांग्रेस की बात करें, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आप हिसार से चुनाव लड़ेंगे, आप जेजेपी भी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, और जेजेपी में तो दुष्यंत चौटाला आपको सबसे बड़ा विलन मानते ही हैं, तो वो भी हो सकता है कि किसी को प्लेस करें आपके सामने, और बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा। आपको चाहिए ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये दिमाग में था, क्या वो लगता है जेजेपी को गठबंधन से हटा करके या खुद हट करके बीजेपी कोई फिक्स मैच खेल रही है दुष्यंत चौटाला के साथ? लोग ये भी कह रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि गठबंधन सरकार से ख़त्म होने के बाद भी जिस प्रकार के बयान आए हैं उसमें तो बिल्कुल बहुत अच्छे वातावरण के बयान हैं सारे। नहीं तो कोई गठबंधन टूटे, सरकार से किसी को निकाला जाए, उस समय कोई कड़वाहट हो, कुछ हो, उस तरह कुछ भी नहीं है। मतलब जेजेपी के नेता भी बड़े
अच्छे सुंदर मधुर से बयान देते हैं। और हमारे गृह मंत्री जी ने भी पीछे कॉन्क्लेव था किसी चैनल का, उसमें भी कहा कि हमारे संबंध तो बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ ये था कि हम उनको सीट नहीं दे सकते थे लोकसभा की, ये कारण था। तो इसका मतलब तो ये गठबंधन तो पूरी तरह से बढ़िया चल रहा था और चल रहा है अभी भी। तो मतलब आप ये कहें कि अब बीजेपी जेजेपी का इस्तेमाल कर रही है वोट कटुआ के तौर पर? देखिए, जेजेपी की जो आज के दिन स्थिति हरियाणा में है, मैं हालांकि ये वोट कटुआ शब्द थोड़ा पॉलिटिकल क्रूड है, लेकिन वो आज के दिन शायद उस स्थिति में भी नहीं बचे। ये प्रयास राजस्थान में भी किया गया था, उनको 18-19 सीटों पे उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा, क्योंकि एक समय था जहाँ पे चौधरी देवीलाल का अच्छा खासा प्रभाव था राजस्थान के, काफ़ी उत्तरी राजस्थान के इलाके में। लेकिन वहाँ पे कुल मिला के 71,000 वोट आई हैं, 18 या 19 कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी लड़ी थी। तो वो स्थिति हरियाणा में भी रिपीट होगी, मुझे इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा शक नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपको 2019 में ही ले जाऊं, और 2019 में ले जाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहली बार लोकदल को तोड़ के जेजेपी की उत्पत्ति उस समय हुई। तो उस समय भी टोटल वोट जो जेजेपी का लोकसभा चुनाव में आया था वो 4.8% या 9% था, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा वोट जो थी वो अकेले हिसार लोकसभा से थी। तो पूरे प्रदेश में कुछ नहीं था। लेकिन 4 महीने बाद ही जो असेंबली के चुनाव आए, उसमें एक बड़ा उस समय भी स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी अंडर करंट था जिसको कांग्रेस भांप नहीं पाई। और नहीं, उसमें टिकट तो उन लोगों को दिए जो कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिले, वो तो कई टिकट बिल्कुल ऐसे बात है। तो मैं खासतौर पे कांग्रेस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शायद कांग्रेस भांप नहीं पाई थी कि इतना अंडर करंट है नीचे। हाँ, प्रचार भी नहीं किया सही से। राहुल गांधी की रैली हुई थी, प्रियंका गांधी, तो वो भी कहीं नहीं थी। उस तरह की स्थिति जो थी उसमें फिर उनका वोट परसेंटेज जरूर मेरे ख्याल से 14.5-15% कितना आया था। और स्थिति ये बनी कि 10 MLA भी बन गए, सरकार में इतनी बड़ी भागीदारी उनको मिल गई। लेकिन उसके बाद जो लोगों का विश्वास, जिस प्रकार से उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया है, वो अब जग जाहिर है। उसमें लंबी चौड़ी बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो उनको टोटली रिजेक्ट कर दिया। वो ठीक है, वो एक पुरानी पार्टी का वो हिस्सा हैं, तो उनके पास अभी कार्यकर्ता वगैरह ज़रूर होंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों से उनका मोह भंग तो बहुत एक हल्का सा शब्द है, जो मतलब लोगों को काफ़ी नफरत की नज़रों से देख रहे हैं उनको। आखिरी सवाल सर आपसे, और ये इंडिया गठबंधन की रैली थी, सारे नेता यही कह रहे थे कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी विपक्ष को बराबरी की लड़ाई लड़ने नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैच फिक्स्ड है, चुनाव से पहले, मैच से पहले ही हमारे 2 बैट्समैन को अरेस्ट कर लिया गया, यानी जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है। तो ये सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज हैं, और वो भी 25-26 साल पुराने केसेस में नोटिस आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा का फेवरेट एनिमी कौन है? सबसे पसंदीदा दुश्मन पाकिस्तान। और वो शायद इसलिए कि वो उसके अंदर अपनी तस्वीर देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, मुझे दोनों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे भी चुनाव से पहले ही पूरा चुनाव फिक्स करने का प्रयास किया जाता है, जिस पक्ष को वो नीचे रखना चाहते हैं, और वहाँ पे फौज ये काम करती है। हमारे यहाँ ये काम एस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी एजेंसीज वगैरह हैं, उनके माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन कॉपी बुक वही है कि आप विपक्ष के जो नेता, जिनको आप लुभा सको लुभा के ले आओ, जिनको आप कोई प्रलोभन दे के अपने साथ लगा सको उनको लगा लो, जो नहीं मानते उनको डराना धमकाना शुरू कर दो, वो उस डराने धमकाने तक भी ना माने तो जेल का रास्ता दिखाना शुरू कर दो। और जो इस कड़ी में जो अंतिम चीज़ थी वो ये थी कि जो आपके विपक्षी दल हैं उनको फाइनेंशियली इस कदर कर दो आप, इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने हो, या ये जो इनकम टैक्स का जो सिलसिला चल रहा है पिछले 2-4 महीने से, कि किस प्रकार से मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को ये करना चाहते हैं कि इनके पास पैसा ही ना बचे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल पड़ोस में है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने एक बार शुरू में भी कहा, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ।
हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद का इतिहास कम से कम मेरे को तो ये सिखाता है कि हमारी जो जनता है उसका राजनीतिक विवेक जो है वो हमको खड़ा रखे हुए है। और ऐसे बहुत समय आए हैं जब लोगों ने, जो सत्तासीन लोग थे, जिनको एक गलतफहमी हो चुकी थी कि अब हमें ना कोई हिला सकता है, ना हमारा राज जो है वो अब शायद आने वाले बहुत लंबे तक के लिए स्थापित हो चुका है, उसको किस प्रकार से लोगों ने उसका फैसला किया है, मुझे उससे अभी भी बहुत उम्मीद है। और उसकी तस्वीर आपको आने वाले 2024 के चुनाव में दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस बार हम कल रिपोर्टर्स बैठे हुए थे साथ में, हम लोग कई रिपोर्टर्स थे और चैनल्स के, हमारे सब लोग 11-12 के बैच पे के लोग हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि चुनाव का माहौल नहीं नज़र आ रहा है। हमें हर बार होता था ना कि माहौल नहीं आ रहा, क्या जनता बिल्कुल चुप हो गई है, साइलेंट हो गई है, या लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी 400 पार हो रहे हैं, या लोगों में डर है कि बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। बिकॉज नाउ वी ऑल्सो गो, हम लोग भी जब जाके जनता से, आम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं ना, लोग अपना ओपिनियन देना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, लोगों की चुप्पी जो है उसको सत्ता पक्ष से बहुत डरना चाहिए। विपक्ष के पक्ष में जब लोग आते हैं तो बहुत मुखर होके आते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष को कुछ दिख ना रहा हो और इस प्रकार का सन्नाटा हो, तो सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि नीचे नीचे बहुत। और मेरा ये मानना है बीजेपी का जो ऊपर वाला नेतृत्व है उनको आभास है, क्योंकि ऐसा क्या है कि यदि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 370 खुद ले रहे हैं, 400 एनडीए के साथ मिलकर ले रहे हैं, ऑल एंड सन्ड्री, जहाँ से आपने इंटरव्यू शुरू किया था, कोई कैसा ही है, अच्छा बुरा भ्रष्ट साफ सुथरा, आप हर व्यक्ति को लेने के लिए तैयार हैं आज के दिन। और सिर्फ लेने के लिए तैयार नहीं, उनको आप पद दे रहे हैं, उनको आप राज्यसभा की सीट्स दे रहे हैं, आप उनको लोकसभा की नॉमिनेशंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ला रहे हैं आप, या सिर्फ उनके केसेस को रफा दफा नवाज रहे हैं उनको आप पूरा पुरस्कृत कर रहे हैं। तो यदि आप आज के दिन इतना कॉन्फिडेंट हैं तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ये इतनी पार्टियों को जो तोड़ने का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है कि एक पार्टी को 2-2 बार तोड़ने का, सरकारों को गिराने का, अगर इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप में तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। एक और नैरेटिव है, क्योंकि आपसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, लंबी बात हो रही है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। ये जो एक नैरेटिव है ना कि बीजेपी देशभक्त पार्टी है और कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। आपने कभी तमिलनाडु के आइलैंड की बात सुनी कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने दे दिया, मतलब वो 50 साल पहले कुछ उधर कांग्रेस भी ले आई कि उसे कितनी ज़्यादा ज़मीन बांग्लादेश को अभी बीजेपी सरकार ने दे दी है। वो तो 1.5 किलोमीटर का आइलैंड था, यहाँ तो कई किलोमीटर के गांव दे दिए। तो जो कांग्रेस है वो कितनी देश विरोधी है, मतलब कांग्रेस पार्टी, मतलब समझ लीजिए कि मतलब पाकिस्तानी कांग्रेस पार्टी, ये तब मतलब ये नैरेटिव चलाया जाता है और लोगों ने 2 बार तो जिताया ही बीजेपी को। अब वही वो साइकोलॉजिकल प्ले है एसेंशली, और उसकी उत्पत्ति वहीं से है कि आपका तो कोई योगदान रहा नहीं देश की आज़ादी में, देश को बनाने में। तो आपके लिए तो देश 2014 में आज़ाद हुआ है, देश बनना ही 2014 में शुरू हुआ है, उससे पहले तो था ही नहीं। उससे पहले तो शायद वो सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में था। 1000 साल की तो वैसे ही वो जो दास्ता थी वो थी। तो वो नैरेटिव है, उसके अंदर इन चीज़ों को फिट करना है। देखिए मेरा माना, क्योंकि आपने कचायती वो आइलैंड का जिक्र किया, जहाँ पे भी इंटरनेशनल अफेयर्स इन्वॉल्व हों वहाँ पे सत्ता पक्ष को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका असर सिर्फ एक प्रदेश के चुनाव का नहीं है, वो सीधा सीधा आपके जो पड़ोसी देश हैं या दुनिया में कहीं भी कोई भी देश हैं उससे आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सीधा सीधा असर उसके ऊपर होता है। और विदेश नीति में इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं वो ना तो किसी एक व्यक्ति के होते, बाकायदा हर चीज़ को एग्जामिन के। अब कचायती वो आइलैंड है, उसके 2 पक्ष हैं, एक तो टेरिटरी है और दूसरा लोग हैं। जो समझौता 1974 में और 1976 में जो हुआ था, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है, उसके अंदर जो इंडियन तमिल्स को जो श्रीलंका में हैं उनको जो राइट्स दिए गए हैं, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। वो ठीक है कि मैं उस चीज़ को मानता हूं कि टेरिटरी अलग है और लोग अलग हैं,
लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि ये सारी उत्पत्ति तो उस समय की है क्योंकि श्रीलंका और हिंदुस्तान दोनों पे अंग्रेज का राज था। तो ये कचायतीवू आइलैंड जैसे आपने जिक्र किया सारा ही 1.25 किलोमीटर का है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को सिर्फ एक प्रदेश में अपनी एक सार्थकता बनाने के लिए एक इंटरनेशनल इशू को इन्वॉल्व करना, ये कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। इसलिए मैं उसमें टू एंड फ्रो में नहीं जाना चाहता कि जी आप कचायतीवू का जिक्र कर रहे हैं तो मैं बांग्लादेश का जिक्र करूं। उसका कोई वो आर्गुमेंट कहीं नहीं ले जाती। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका कोई भी टेरिटरी एक्सचेंज हुई है वो दोनों देशों की सॉवरन कंट्रीज की सहमति से है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी का इंडिविजुअल फैसला था। आपने अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड किया है, अपने लोगों का इंटरेस्ट सेफ गार्ड किया है, उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। तो उसको अब 40 साल बाद या 50 साल बाद उस तरह से उछाल के और ये कहना कि ये बेच दिया और ये देश की संपत्ति जो है गिरवी रख दी, ये सारे भाषणबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लेकिन ये भाषणबाजी देश के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब करने में ज़रूर इसकी भूमिका हो जाती है। बड़ा मज़ा आया सर से बात करके, और हम लोग सर वील डेफिनेटली फॉलो यू ऑन योर कैंपेन ट्रेल। जब आप मतलब अभी तो बहुत 25 अभी तो टिकट का अनाउंसमेंट भी होना है, होपफुली यू विल गेट। हरियाणा का चुनाव तो बहुत बाद में 25 मई को पोलिंग है, तो उम्मीद है कि हम पीक गर्मी में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो आपके साथ हम लोग भी पसीना बहाने पहुंचेंगे वहाँ पर, विल शूट कि हाउ आर यू कैंपेनिंग इन हरियाणा, इन हिसार एंड अदर पार्ट्स ऑफ हरियाणा। आपका हरियाणा में स्वागत है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव की एक खूबी ज़रूर है कि हरियाणा के चुनाव में बहुत बढ़िया चुनाव होता है। हाँ नहीं, बढ़िया चुनाव, वायलेंस और इसका कोई जगह नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हरियाणा में कितना। और हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन भी होता है वो उस लेवल का नहीं होता कि समाज के अंदर कटुता पैदा हो जाए। तो आप इसको देखेंगे जब आएंगे तो देखते हैं, तो मज़ा आएगा। तो हमने बात की, और ये वो सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है उस दौर में जब पुराने मंत्री, पुराने सांसद, दूसरी दलों के मुख्यमंत्री तक बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इनका जाना, और जो तमाम विषयों पर बात हुई, खासकर नेहरू के बारे में जो बात हुई, उसको ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा कि सरकारें आती जाती हैं लेकिन देश बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। सहयोगी आर्यन मौर्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।